Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. In our today's video, we are discussing important points for upcoming nursing competitive exams. So, let's begin. First point. Vagina makes 45-degree angle with horizontal plane when erect position. जब कोई वुमेन इरेक्ट पोजीशन में होती है यानी कि बिल्कुल सीधे खड़े होती है तो उस समय हॉरिजॉन्टल यानी सतह से उसकी वेजाइना 45 डिग्री के एंगल पर रहती है। याद रखिएगा, वेजाइना मेक्स 45 डिग्री एंगल विथ हॉरिजॉन्टल पेन व्हेन इन इरेक्ट पोजीशन। इस डायग्राम में आप इसे देख सकते हैं। जो यूट्रस होता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है और इस प्रकार से वेजाइना रहती है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो वेजाइना का एंगल होता है वो अराउंड 45 डिग्री का होता है, स्ट्रेट नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वेजाइना लुक्स लाइक लेटर एच व्हेन क्रॉस सेक्शन इज डन। अगर वेजाइना का क्रॉस सेक्शन किया जाए तो वो दिखने में इंग्लिश के लेटर एच की तरह होती है। नेक्स्ट पॉइंट, वेजाइना लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इम्पॉर्टेंट है, वेजाइना जो है उसकी जो लेयर है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, वेजाइनल एपिथेलियम डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म ऑफ यूरोजेनाइटल साइनस। याद रखिएगा, जो वेजाइना की एपिथेलियम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, इसका जो ओरिजिन है वो यूरोजेनाइटल साइनस की एंडोडर्म से होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, हीमेआर्थ्रोसिस। हीमेआर्थ्रोसिस का मतलब है ब्लीडिंग इन जॉइंट कैविटी। हमारे बॉडी में दो बोन्स आपस में जिस जगह पर जुड़ती हैं उसे हम जॉइंट कहते हैं, और इस जॉइंट कैविटी में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इसे वन वर्ड में आप हीमेआर्थ्रोसिस के नाम से जानेंगे। हीमेआर्थ्रोसिस। हीमेआर्थ्रोसिस की कंडीशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले, पेशेंट के जॉइंट वाले एरिया पर आपको स्वेलिंग दिखाई देगी, सूजन दिखाई देगी। उसके बाद जब आप वहाँ पर असेसमेंट करेंगे तो आपको वार्मथ फील होगा। इसके अलावा पेशेंट को वहाँ पर टिंगलिंग सेंसेशन फील हो रहा होगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं जिसके बिहाफ पर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट को जॉइंट ब्लीडिंग हुई है। नेक्स्ट टर्म आती है लोबेक्टोमी, रिमूवल ऑफ लोब ऑफ लंग्स। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो लंग्स हैं वो अलग अलग लोब्स में डिवाइडेड रहते हैं। अगर सर्जरी के द्वारा हम लंग्स के किसी एक लोब को रिमूव कर देते हैं तो ये प्रोसीजर लोबेक्टोमी कहलाता है। सर्जरी द्वारा लंग्स के किसी एक पोर्शन का रिमूवल लोबेक्टोमी कहलाता है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट में आप पूरा लंग ही निकाल रहे हैं, पूरा एक फेफड़ा ही रिमूव कर रहे हैं, तो ये कंडीशन न्यूमोनेक्टोमी के नाम से जानी जाती है। याद रखिएगा, ये बेसिक टर्म्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। लोबेक्टोमी का मतलब है लंग्स का एक लोब निकालना, जबकि न्यूमोनेक्टोमी का मतलब होता है पूरे एक लंग को ही रिमूव कर देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपर वेंटिलेशन। इंपॉर्टेंट टर्म, हाइपर वेंटिलेशन का मतलब होता है जब पेशेंट बहुत ही तेजी से और गहरी गहरी सांसें ले रहा हो तो ये कंडीशन हाइपर वेंटिलेशन कहलाती है। इट इज़ अ रेस्पिरेटरी एबनॉर्मेलिटी, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीजेस एंड CO2 लेवल डिक्रीजेस। जब किसी पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो हमारी बॉडी चाहती है कि इस ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाया जाए। इस वजह से ये बॉडी को ऑर्डर देती है कि आप तेज़ी से रेस्पिरेशन करें। तो
हमारी बॉडी जल्दी जल्दी गहरी गहरी सांसें लेती है। इस कंडीशन को हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। गहरी गहरी और तेज़ी से सांसें लेने के कारण हमारी बॉडी में जितनी भी CO2 है, मैक्सिमम CO2 एक्सेल कर दी जाती है, बॉडी से बाहर भेज दी जाती है, और ऐसा होते ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई पेशेंट इमरजेंसी में आपके पास आता है और वो हाइपर वेंटिलेशन कर रहा है, तो इसमें आप समझ जाइएगा कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एब्नॉर्मलिटी हो रही है और उसकी बॉडी में अब धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है, CO2 एक्सेल की जा रही है। और हाइपर वेंटिलेशन की वजह से याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कंडीशन डेवलप होगी। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कंडीशन डेवलप होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाइपर वेंटिलेशन में अकर इन फॉलोइंग। हाइपर वेंटिलेशन जो है इन सभी कंडीशंस में हो सकता है, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हुई है किसी चीज़ को लेकर, या अस्थमा का पेशेंट है, या फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का पेशेंट है, या फिर पेशेंट को हेड इंजरी हुई है, या पेशेंट में किसी प्रकार का सीवियर पेन है, या फिर पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कंडीशन से सफरिंग है। इन सभी कंडीशंस के अंदर हाइपर वेंटिलेशन देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पेशेंट मस्ट अवॉइड whole milk and oatmeal because can increase the risk of heart diseases। जितने भी हार्ट पेशेंट्स होते हैं उन्हें हम होल मिल्क या फुल क्रीम मिल्क नहीं लेने की सलाह देते हैं। अगर पेशेंट होल मिल्क या फुल क्रीम मिल्क का यूज़ करता है तो उसमें हार्ट डिजीजेज होने की संभावना और बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, amlodipine। Amlodipine is a calcium channel blocker medicine used to treat high BP condition। एम्लोडिपिन नाम की मेडिसिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ग्रुप से बिलोंग करती है और इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए किया जाता है। इफ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग वी मस्ट इन्फॉर्म द डॉक्टर। एम्लोडिपिन ले रहे पेशेंट के द्वारा यदि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन को रिपोर्ट किया जाता है तो आप तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूट्रस की एनाटॉमी के बारे में, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस एग्ज़ाम में काफ़ी बार इसे पूछा भी गया है। याद रखिएगा, अगर आपसे यूट्रस का डायमेंशन इंचेस में पूछा जाए तो आप बताएंगे 3:1, यानी कि 3 इंच तो लंबाई में और 2 इंच चौड़ाई में और 1 इंच मोटाई में। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। और अगर आपसे सेंटीमीटर में पूछा जाए तो आप बताएंगे 7.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2.5 सेंटीमीटर इन थिकनेस। दिस इज द नॉर्मल डायमेंशन ऑफ यूट्रस। इसके अलावा एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में यूट्रस का वजन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि 60 ग्राम्स होता है। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान टर्म पीरियड पर आपसे यूट्रस का वेट पूछा जाए तो आप बताएंगे 1000 ग्राम्स, लगभग 1000 ग्राम या 1 केजी। अब यूट्रस के कुछ पार्ट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। यूट्रस का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम फंडस के नाम से जानते हैं और इसकी जो लंबाई होती है 1 से 2 सेंटीमीटर की होती है। फंडस के नीचे यूट्रस का सबसे बड़ा हिस्सा आता है जिसे हम बॉडी के नाम से जानते हैं और इसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। बॉडी के नीचे इस्थमस वाला हिस्सा आता है जो कि 0.5 सेंटीमीटर का होता है, बहुत ही छोटा सा स्पेस होता है ये। और इसके नीचे सर्विक्स सिचुएटेड रहता है जिसे आप नेक ऑफ यूट्रस के नाम से भी जानते हैं और इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच होती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए।
Next point, before cardiac catheterization, assess the client for iodine sensitivity. कार्डियक कैथेटराइजेशन करने से पहले क्लाइंट आयोडीन के लिए सेंसिटिव तो नहीं, इसे हम असेस करेंगे। आयोडीन सेंसिटिविटी का मतलब है आयोडीन से एलर्जी तो नहीं। इन अ पेशेंट, hypertonic dextrose solution is used to fulfill the patient's calorie requirement in a fluid volume that will not causes overload. हम किसी पेशेंट में डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा जो फ्लूइड की मात्रा हम पेशेंट को देने जा रहे हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट में हो ताकि पेशेंट में ओवरलोड ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, वार्म कंप्रेशन कैन रिलीव पेन एंड स्टिफनेस। किसी भी बॉडी पार्ट पर अगर पेन या स्टिफनेस है, अकड़न है, तो उस पर यदि वार्म कंप्रेशंस दिए जाएं तो उससे रिलीफ मिल सकता है। वार्म कंप्रेशन देने के लिए आप हॉट वाटर बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसे आप एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के नाम से भी जानते हैं। गौर कीजिएगा, एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कह दीजिए या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कह दीजिए, दोनों ही एक ही मेडिसिन के नाम है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें टेलमिसार्टन, लोसार्टन आदि आते हैं। हॉस्पिटल सेटिंग्स में काम करने वाले लोग टेलमिसार्टन, लोसार्टन इस से बहुत ही अच्छे से फैमिलियर होंगे बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाले मेडिसिन है ये। इस मेडिसिन का इस्तेमाल हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए करते हैं। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर मेडिसिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया का मतलब होता है इंक्रीज यूरिक एसिड इन ब्लड। ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल से अधिक हो जाना हाइपर यूरिसीमिया कहलाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, लेप्रोटॉमी एंड लेप्रोस्कोपी। दोनों ही प्रोसीजर्स में, दोनों ही सर्जरीज में क्या डिफरेंस है आइए जान लेते हैं। लेप्रोटॉमी, लार्ज एब्डोमिनल इंसिजन is made through which surgeon directly perform any procedure by using his hands. लेप्रोटॉमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट के एब्डोमिनल एरिया में एक बहुत ही बड़ा इंसिजन लगाते हैं, कट लगाते हैं, और पेशेंट के एब्डोमेन में जिस एरिया में प्रॉब्लम होती है सर्जन अपने हाथों से उस एरिया को असेस करता है, उस कॉज को रिमूव करता है। अब बात करते हैं लेप्रोस्कोपी की। लेप्रोस्कोपी जो है एडवांस टेक्निक है। मल्टीपल स्मॉल इंसिजन्स आर मेड एंड फाइब्रो ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट्स लेप्रोस्कोप यूज्ड फॉर विविंग इनसाइड द ऑर्गन। लेप्रोस्कोपी टेक्निक के अंदर हम लेप्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसीजर में कोई बड़ा कट या इंसिजन नहीं लगाया जाता, जबकि एब्डोमेन एरिया में बिल्कुल छोटे छोटे छेद किए जाते हैं जिनसे कि ये लेप्रोस्कोप को बॉडी में एब्डोमेन एरिया में इंसर्ट किया जा सके। इस सर्जरी के अंदर सर्जन इन्हीं होल से इंस्ट्रूमेंट्स को डालकर जो रिलेटेड एरिया है उसे असेस करता है, कॉज को रिलीव करता है। इस तरह से ये सर्जरी होती है, इसमें ज़्यादा इंसिजन की आवश्यकता नहीं होती। तो हमेशा याद रखिएगा, लेप्रोटॉमी सिंपली बड़ा इंसिजन लगाकर की जाती है, सर्जन डायरेक्टली अपने हैंड से कॉज तक पहुंचता है, जबकि लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर में लेप्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए
सर्जन बहुत ही बारीक से होल बनाता है और उससे फिर कॉज को ट्रीट करता है। हिंदी में आप अगर इसे जानना चाहें तो लेप्रोस्कोप को आप दूरबीन वाली सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट डिग्री कॉज ऑफ पेन इन कोरोनरी ऑक्लूशन इज हार्ट मसल्स इस्चीमिया। अगर किसी क्लाइंट में कोरोनरी आर्टरी में ऑक्लूजन या ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हार्ट के मसल्स तक ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही और हार्ट में हार्ट सेल्स के इस्चीमिया के कारण इस पेशेंट को पेन फील होता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, अगर किसी पेशेंट को कोरोनरी ऑक्लूशन या ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है जिसकी वजह से हार्ट तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है तो इन सेल्स में इस्चीमिया कंडीशन डेवलप होगी, यानी ऑक्सीजन की कमी होगी और इसी इस्चीमिया को ही कोरोनरी ऑक्लूजन में होने वाले पेन का सबसे बड़ा और पहला कॉज माना जाता है। नेक्स्ट, एंजाइना ड्रग ऑफ चॉइस इज नाइट्रोग्लिसरीन। एंजाइना पेक्टोरिस, जिसे आप चेस्ट पेन के नाम से जानते हैं, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन बेसिकली एक वैसोडाइलेटर मेडिसिन है जिसे आप सबलिंगुअल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। सबलिंगुअल रूट का मतलब है जीभ के नीचे मेडिसिन को प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इज डिसएरिथमिया। हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने पर सबसे ज़्यादा होने वाला कॉम्प्लिकेशन है डिसएरिथमिया। डिसएरिथमिया का मतलब है हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉनिक हाइपरटेंशन में कॉज कार्डियक एनलार्जमेंट। अगर किसी पर्सन को लंबे समय से हाइपरटेंशन है, बढ़ा हुआ बीपी रहता है, तो इस हाई ब्लड प्रेशर के कारण पेशेंट का हार्ट जो है साइज में नॉर्मल से बड़ा हो जाएगा, हार्ट साइज बढ़ जाएगा। इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर या एंटी प्लेटलेट ड्रग। ऐसी मेडिसिन जो कि प्लेटलेट्स के क्लम्पिंग को, एग्रीगेशन को रोकती हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर या एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के नाम से जानी जाती हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें क्लोपिडोग्रिल, एस्प्रिन इंपॉर्टेंट है। एस्प्रिन को आप एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, आर्थ्रोसेंटेसिस, जॉइंट एस्पायरेशन, clinical procedure in which synovial fluid, blood or pus is aspirated using a syringe from joint cavity। देखिए, ये हमारी बोन है और ये जॉइंट कैविटी है। अगर किसी वजह से यहाँ पर पस पड़ जाए, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए, तो इस एक्सेसिव एक्यूमुलेटेड एबनॉर्मल फ्लूइड को निडल डालकर यहाँ से एस्पायरेट करके बाहर निकालना, ये प्रोसीजर आर्थ्रोसेंटेसिस कहलाता है। जॉइंट कैविटी में अगर ब्लीडिंग हो जाए या पस पड़ जाए तो इसे निडल डालकर बाहर निकालना आर्थ्रोसेंटेसिस या जॉइंट एस्पायरेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रैडन स्केल। ब्रैडन स्केल का इस्तेमाल हम बेड सोर पेशेंट में डेवलप हो सकते हैं या नहीं, इस चीज़ को प्रिडिक्ट करते हैं। ब्रैडन स्केल के द्वारा हम बेड सोर डेवलपमेंट के चांसेस को प्रिडिक्ट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज एंड hematoma occurs due to rupture of middle meningeal artery। अगर किसी पेशेंट में मिडिल मेनिंजियल आर्टरी रप्चर हो जाए तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज और हिमेटोमा हो सकता है। सब एरेक्नॉइड हेमरेज
ड्यू टू रप्चर ऑफ कंजेनाइटल बैरी एन्यूरिज्म। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन एन्यूरिज्म। आपसे पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन एन्यूरिज्म कौन सा होता है, तो आप बताएंगे कंजेनाइटल बैरी एन्यूरिज्म। और अगर ये एन्यूरिज्म फट जाए, ब्रस्ट हो जाए, रप्चर हो जाए, तो इसकी वजह से सब एरेक्नॉइड हैमरेज हो सकता है। याद रखिएगा, एक्स्ट्रा ड्यूरल हैमरेज होगा मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के रप्चर के कारण, और सब ड्यूरल हैमरेज होगा कंजेनाइटल बैरी एन्यूरिज्म के कारण। एन्यूरिज्म शब्द का एग्जैक्टली मतलब क्या है, इसे भी जान लेते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ आर्टरी ड्यू टू वीक आर्ट्रियल वॉल। देखिएगा, ये हमारी आर्टरी है। आर्टरी में मान लीजिए इस हिस्से में जो आर्टरी की वॉल है वो कमज़ोर हो जाती है किसी वजह से, तो ब्लड के प्रेशर के कारण इस जगह पर आर्टरीज इस प्रकार से फूल जाएंगी, यानी बैलून जैसी हो जाएंगी, गुब्बारे की तरह हो जाएंगी। तो इसे ही आप एन्यूरिज्म के नाम से जानते हैं। आर्टरीज के जिस हिस्से में आर्टरी कमज़ोर होती है उस जगह पर लगातार ब्लड के प्रेशर के कारण वो हिस्सा फूल कर गुब्बारे जैसा हो जाता है, बैलूनिंग ऑफ आर्टरी हो जाती है। यही कंडीशन एन्यूरिज्म के नाम से जानी जाती है। अगर ये आपके एब्डोमिनल अरोटा में होती है तो आप इसे एब्डोमिनल एन्यूरिज्म कह सकते हैं। ये आपके अगर ब्रेन में होती है, सेरिब्रम एरिया में होती है, तो आप इसे सेरिब्रल एन्यूरिज्म कह सकते हैं। और याद रखिएगा, यहाँ पर जो कंजेनाइटल बैरी एन्यूरिज्म बताई गई है, जो कि सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, ये आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई पहुँचाने वाले आर्टरीज में होती है। ब्रेन को सर्कल ऑफ विलस ब्लड सप्लाई पहुंचाता है, और इसमें किसी आर्टरी की बैलूनिंग कंजेनाइटल बैरी एन्यूरिज्म कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, while transporting patient, surgical mask is used to prevent droplet infection। अगर पेशेंट किसी कम्युनिकेबल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से सफरिंग है, तो इस पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करते समय आप सर्जिकल मास्क ज़रूर पहनाएं, ताकि इससे इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट को नहीं हो पाए। नेक्स्ट, ट्राइएज, the act of assessing the urgency of medical condition and prioritizing intervention called triage। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ट्राइएज का मतलब होता है अगर किसी जगह पर अचानक बहुत बड़ा हादसा हो जाए जिसकी वजह से काफ़ी लोग घायल हो जाएं, तो इस सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा घायल है उसे सबसे पहली प्रायोरिटी के साथ ट्रीटमेंट दिया जाए, जो उससे कम घायल है उसे सेकंड प्रायोरिटी पर, और जो बिल्कुल कम घायल है, ठीक है, उसे लास्ट में ट्रीटमेंट दिया जाए। मेडिकल कंडीशन को देखते हुए पेशेंट की प्रायोरिटी डिसाइड करना ट्राइएज कहलाता है। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एंकल एडिमा सजेस्ट फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड। अगर किसी पेशेंट के एंकल एरिया में स्वेलिंग है, सूजन है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पेशेंट में फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड है, यानी उसकी बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा फ्लूइड की प्रेजेंस है। नेक्स्ट, इफ cerebral vein rupture it may cause subdural hemorrhage and hematoma। अगर किसी पेशेंट में सेरिब्रल वेन रप्चर होती है तो इसके द्वारा सबड्यूरल हेमरेज हो सकता है, हीमेटोमा हो सकता है। आइए अब जान लें कि एग्जैक्टली हीमेटोमा शब्द का मतलब क्या होता है। हीमेटोमा मीन्स एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड द ब्लड वेसल। अगर किसी पर्सन में ब्लड वेसल्स के रप्चर होने की वजह से ब्लड वेसल के बाहर ब्लड का कलेक्शन हो जाए, एक्यूमुलेशन हो जाए, तो ये कंडीशन हीमेटोमा कहलाती है। हीमेटोमा मीन्स एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड द ब्लड वेसल्स। इस चीज़ को याद रखिएगा, बेसिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
डेल्टा सेल्स ऑफ पैंक्रियास सीक्रेट सोमेटोस्टैटिन हार्मोन। पैंक्रियास के लैंगरहैंस द्वीप के अंदर, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर डेल्टा सेल्स पाई जाती हैं जो कि सोमेटोस्टैटिन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। नेक्स्ट, एम्प्यूला ऑफ वेटर, इसे हम हिपैटोपैंक्रिएटो एम्प्यूला के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, एम्प्यूला ऑफ वेटर को हम हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी present at hepatopancreatic ampulla which opens into the duodenum। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी जो है वो आपके हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला में सिचुएटेड रहता है। लोकेशन है इसकी हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला और ये ड्यूडेनम में ओपन होता है। ड्यूडेनम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जो कि स्टमक के बाद आता है। अब इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि ये स्फिंक्टर ऑफ ऑडी करता क्या है। रेगुलेशन ऑफ बाइल एंड पैंक्रियाटिक फ्लो इनटू द ड्यूडेनम। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी इंटेस्टाइन में कितना बाइल जाएगा, कितना पैंक्रियाटिक जूस जाएगा, इस चीज़ को रेगुलेट करता है। बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग बाइल और पैंक्रियाटिक जूस को इंटेस्टाइन तक जाने देता है। नेक्स्ट, डाइवर्जन ऑफ हिपैटिक बाइल इनटू द गॉल ब्लैडर। जो हिपैटिक बाइल है उसे गॉल ब्लैडर तक पहुंचाता है। हम सभी जानते हैं कि जो गॉल ब्लैडर जो बाइल है वो लीवर द्वारा बनाया जाता है और फिर इसे गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर गॉल ब्लैडर से ये रिलीज होता रहे। तो इस बाइल को गॉल ब्लैडर तक पहुंचाने के लिए स्फिंक्टर ऑफ ऑडी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ रिफ्लक्स ऑफ ड्यूडेनल कंटेंट इनटू द पैंक्रियाटोबिलियरी ट्रैक्ट। ड्यूडेनम के कंटेंट को पैंक्रियाटोबिलियरी ट्रैक्ट में आने से रोकता है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। तो याद रखिएगा 3 इंपॉर्टेंट काम हो गए। सबसे पहला, बाइल और पैंक्रियाटिक फ्लो को रेगुलेट करता है कि हमारा बाइल और पैंक्रियाटिक जूस कितनी मात्रा में ड्यूडेनम में जाएंगे, इस चीज़ को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। दूसरा, बाइल को गॉल ब्लैडर तक पहुंचाने में मदद करता है। और तीसरा, जो ड्यूडेनल कंटेंट है, फूड कंटेंट है, वो पैंक्रियाटोबिलियरी ट्रैक्ट में ना आ जाए, इस चीज़ को रोक कर रखता है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।